नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश सर आप सभी लोग का स्टडी 91 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप इस समय देख पा रहे हैं, लगातार हम आपके साथ डेमो पैड क्लास 3 लेकर के आज हिंदी की उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप लोगों को पुनः एक बार मैं जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ आपको सुपर टेट का पेड क्लास आरंभ हो रहा है। अति शीघ्र आप उसमें अपना नामांकन करा लें और जितनी भी आपको जानकारी लेनी है इस पेड क्लास से संबंधित, सुपर टेट से संबंधित, यूपी टेट से संबंधित जितनी भी आपको जानकारी लेनी है, आप वेब पर जाएं और वहां से पूरी जानकारी ले सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहां से भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। पूरी की पूरी जानकारी आपको मित्रों मिल जाती है वहीं से। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के अंतर्गत डेमो तीसरे क्लास के बारे में। आपके लिए डेमो क्लास है मित्रों। उससे पहले आपको मैं हिंदी में जोड़ के लाता हूं और उसके बाद आपको कुछ चीजें बताता हूं। बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता, बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता। जहां अनुराग पलता है वहां दूजा नहीं जाता, जहां अनुराग पलता है वहां दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं ये जानते सब हैं, विभीषण राम जी के भक्त हैं ये जानते सब हैं। मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए सुपर टेट के स्पेशल बैच जो आपके लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं। बहुत जल्द ही आपके लिए सारी चीजें अवेलेबल करा दी जाएंगी और पूरी की पूरी क्लासें पेड होंगी मित्रों। इसलिए मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि अति शीघ्र अपना नामांकन करा लें, अपने नामांकन को सुनिश्चित करा लें, क्योंकि निश्चित सफलता ही हमारा ध्येय है, उद्देश्य है, लक्ष्य है। इसीलिए इसको हमने मास्टर बैच के नाम से नाम दिया है। तो आइए हम बिना समय गंवाए, आज आपके लिए तीसरी डेमो क्लास है मित्रों और ये पूरी की पूरी हमारी पेड क्लास रहेगी। ये केवल आपके लिए डेमो जा रहा है, ठीक है। तो हम चलते हैं, आप देख रहे हैं। और आइए अब हम बात करते हैं अपने आज के प्रकरण पर, आज के बिंदु पर। आज के लिए हम आपके लिए तीसरी डेमो क्लास में कौन सा विषय वस्तु लेकर के आए हैं, तो आइए सीधे हम उसी पर चलते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं समास के बारे में। किसके बारे में हमारी और आपकी चर्चा होने वाली है? ये तीसरी क्लास के अंतर्गत आज हम लोग समास के बारे में पढ़ने वाले हैं। समास अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जहां से प्रत्येक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। हर परीक्षा में पूछा जाता है। और समास को हम पहचानेंगे कैसे, समास को जानेंगे कैसे, इन सारे के सारे पहलुओं पर हमारी और आपकी चर्चा होने वाली है। पूरे के पूरे बिंदुओं पर हमारी और आपकी चर्चा होने वाली है, ठीक है। तो हम इनको पढ़ेंगे, इनको जानेंगे, इनको समझेंगे, कैसे इनको पहचानते हैं, क्या परिभाषा होती है, क्या क्या इसके मुख्य बिंदु हैं, किस पर हमें ध्यान देना है। हम लोग यूनिक तरीके से सीखेंगे, बिल्कुल नए नए तरीकों से सीखेंगे, बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। जो भी कुछ होगा आप देखते ही चुटकियों में हल कर देंगे। आज हम समास को ऐसे आपको बताने वाले हैं। तो आइए चलते हैं समास को लेकर के। सबसे पहले हम इसके विच्छेद को जान लेते हैं कि यह बना किससे है। तो यह समधन आस से बना है। किससे बना है? समधन आस से बना हुआ है। क्या? समास। समधन आस से बना हुआ है समास। अगर सम के अर्थ के बारे में हम बात करें तो होता है सम्यक रूप। क्या होता है? सम्यक रूप। और यह आस जो पद है, मूल रूप जो इसका है अस है। अस एक धातु होती है जिसका शाब्दिक अर्थ बैठाना होता है। तो सम्यक रूप से क्या हो जाएगा? आस का अर्थ बैठाना होगा। क्या होगा? बैठाना होगा। सम्यक रूप से बैठाना अर्थ हो जाएगा सम्यक रूप से बैठाना।
अब किसको बैठाना है, तो जान लीजिए एक चीज यहां हम जोड़ देंगे, क्या, पदों को। क्या हमने जोड़ दिया, पदों को। तो हो जाएगा कि सम्यक रूप से, भली भांति, अच्छी प्रकार से पदों को पास पास बैठाने की क्रिया ही क्या कहलाती है, समास कहलाती है। सम्यक रूप से, अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से दो पदों को आपस में जो बैठाने की क्रिया होती है उसे ही हम समास के नाम से जानते हैं। उसे क्या कहते हैं, समास के नाम से जानते हैं। इसी को हम समस्त पद भी कहते हैं। और एक होता है विग्रह पद, एक होता है समस्त पद। अगर उसी समस्त पद को जब हम तोड़ते हैं तो विग्रह पद कहलाता है, उसी विग्रह पद को जब हम पास पास बैठा देते हैं तो उसे समस्त पद कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा यहां कि सम्यक रूप से, भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से किसी पदों को पास पास बैठाने की जो क्रिया होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम समास के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद और आगे हम बढ़ते हैं, एक महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। बहुत ही पूछा जाता है कि समास का विलोम क्या होता है। समास का विलोम क्या होता है, तो याद रखेंगे कि समास का विलोम जो होता है व्यास होता है। समास का विलोम क्या होता है, तो व्यास होता है। अब इसके बाद अगली चीज हम चले आते हैं, अगला इसका बिंदु क्या होता है, अर्थ। ये भी पूछा जाता है कि समास का अर्थ क्या होता है, तो समास का अर्थ जान लीजिए संक्षेप होता है। क्या होता है मित्रों, संक्षेप होता है। इसी को और किस नाम से जानते हैं, तो इसी को और हम संक्षेपीकरण के नाम से भी जानते हैं, संक्षेपीकरण कहते हैं। ठीक है, संक्षेपीकरण या इसी को संक्षिप्तीकरण क्या बोलते हैं, संक्षिप्तीकरण भी कहते हैं। इसी को संक्षिप्तीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, संक्षिप्तीकरण भी इसी को हम लोग कहते हैं, संक्षिप्तीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, इसको और किस नाम से जानते हैं, तो ये भी जानते रहेंगे कि इसको हम लोग संक्षिप्तीकरण के नाम से जानते हैं। संक्षिप्तीकरण, जब करण पद जुड़ता है तो उसके पहले यदि हरस होगा तो उसको हम दीर्घ कर देते हैं। संक्षिप्तीकरण हो गया, संक्षेप हो गया, और संक्षेपीकरण तथा एक बिंदु और होता है पदों को छोटा करना। पदों को छोटा करना, पदों को छोटा करना भी क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक है, अब देखें हमने क्या क्या जाना, सम धन आस से क्या बना, समास। सम का मतलब सम्यक रूप से, इसको हमें अलग से ला करके जोड़ना है। आस का मतलब बैठाना होता है। तो दो भिन्न भिन्न पदों को पास पास बैठाने की क्रिया क्या होगी, समास होगी। समास का विलोम क्या होता है, व्यास। व्यास मतलब फैलाव होता है। ठीक है, और अर्थ क्या होगा समास का, संक्षेप होगा, संक्षेपीकरण होगा, संक्षिप्तीकरण होगा। पदों को छोटा करना भी क्या कहलाता है, समास कहलाता है, उसके अर्थ में लिया जाता है। इतनी चीजों को हमने जाना। और समास की कुछ शर्त होती है, तो पहली शर्त को हम जान लेते हैं कि पहली शर्त क्या है। दो पद का होना एकदम तय है। दो पदों का होना, अगर जिसमें दो पद नहीं होंगे उसमें समास नहीं होगा। एक एकदम महत्वपूर्ण बिंदु है कि जिसमें दो पद नहीं होंगे उसमें समास भी नहीं होगा। कभी भी एक पद के साथ समास नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जितने आपके रूढ़ पद होते हैं, कौन से पद, रूढ़ शब्द जो होते हैं, रूढ़ जितने शब्द होते हैं इनमें समास नहीं पाया जाता। जैसे दूध, दही, सोना, चांदी, हीरा, मोती, चाहे ये जितने भी पद हो, पानी हो, चाहे जितने भी पद हो, अगर जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, जो रूढ़ शब्द होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का समास नहीं होता। ये ध्यान रखेंगे कि उनमें न तो समास होता है न तो संधि होती है। रूढ़ शब्दों में दोनों नहीं होगा। क्या क्या नहीं होगा जान लीजिए। एक तो इसमें समास नहीं होगा और साथ साथ संधि भी नहीं होती है।
किसमें? ऋण पदों में। जो ऋण पद होते हैं इनमें न तो समास होता है न तो संधि पाई जाती है। लेकिन कितने पद होने चाहिए? कम से कम 2 पद। समास के लिए पहली शर्त ही यही है कि कम से कम उसमें 2 पद होना जरूरी है। कितने पद होने चाहिए? कम से कम। तो कम से कम उसमें 2 पदों का होना आवश्यक होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और जानते हैं परिभाषा को। इसकी हम परिभाषा को जान लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या कहती है। ठीक है, परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि परिभाषा भी पूछ ली जाती है आपसे परीक्षाओं में। क्या क्या पूछा जाता है वो जान लीजिए। तो बता दे रहा हूं आपको परिभाषा। देखें, परिभाषा कहती है कि 2 पदों अथवा 2 पदों या शब्दों, 2 पदों या शब्दों, 2 पदों या शब्दों के बीच के बीच के विभक्ति 2 पदों या शब्दों के बीच के विभक्ति चिन्हों को हटाकर पास पास बैठाना समास कहलाता है। पास पास बैठाना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ये परिभाषा क्या कह रही है, चीजों को समझ लें थोड़ा सा। परिभाषा कह रहे कि 2 पद होंगे चाहे 2 शब्द होंगे और उनके बीच जो विभक्ति चिन्ह होता है उस विभक्ति चिन्ह को हटाएंगे और हटा करके जो पास पास बैठाने की क्रिया होगी, दोनों पदों को आपस में जो समाहित करके रख देंगे, वही हमारा क्या कहलाता है? समास कहलाता है। पहली चीज। ठीक, अब इसके बाद देखें अब इसको और देखें, समझें। अगर मैंने बताया 2 पद तो होना चाहिए, समास में कितने पद होने चाहिए? पहली शर्त कि 2 पद होने जरूरी हैं। अगर 2 पद नहीं होगा तो उसमें समास नहीं होगा। लेकिन दूसरी शर्त, यदि 2 पद से ज्यादा हो, 2 पद से ज्यादा अगर होता है, 2 पद तो रहेगा, तो 2 पद यदि हैं तो समास का कोई भी भेद हो सकता है। वो भेद बताएगा, पद बताएगा कि मैं किस भेद का हूं। लेकिन यदि 2 से अधिक पद आ गया किसी में, यदि 2 पद हैं तो समास का कौन सा भेद होगा, जो उदाहरण दिया जाएगा वह बताएगा कि मैं किस समास का हूं। लेकिन यदि कोई ऐसा भी उदाहरण आ जाए आपके सामने जिसमें 2 पद से ज्यादा पद हो, तो यदि 2 पद से ज्यादा पद हो तो वहां द्वंद्व समास होगा। दूसरा कोई समास ही नहीं होगा, द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास होता है। वहां कौन समास रहेगा? तो वहां पर द्वंद्व समास रहेगा। चीजों को समझे। अगर 2 पद दिया है जिसमें, तो समास का कौन सा भेद होगा, जब उदाहरण हमारे सामने आएगा तब पता चलेगा। ठीक, जैसे हम एक उदाहरण लिखते हैं, राजपुत्र हमने लिखा। हमने क्या लिखा? राजपुत्र लिखा। इसको विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? राजा का पुत्र हो जाएगा। विग्रह में राजा का पुत्र, तो का चिन्ह आ गया। तो ये बता रहा है कि मैं किसका हूं? तत्पुरुष का हूं। किसका हूं? ये बता दिया कि मैं तत्पुरुष से संबंध रखता हूं, राजा पुत्र। लेकिन यदि यही मैं यहां लिखता हूं तन मन धन, तन मन धन, ठीक है। इसी प्रकार हम जन भी जोड़ दें, चाहे यहां लिख सकते हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हमने लिख दिया। 4 5 6 कितना हो लिख दो। अगर 2 पद से ज्यादा होगा तो उसमें केवल कौन समास होगा? तो केवल द्वंद्व समास होगा, दूसरा कोई समास नहीं होगा। ठीक, लेकिन अगर 2 पद हैं तो वह बताएगा कौन है। जैसे अगर कामचोर कह दें, काम
चोर। अगर हमने क्या कह दिया, कामचोर, तो कामचोर का मतलब क्या होता है, काम से चोरी करने वाला, काम से चोरी करने वाला, काम से भागने वाला, तो से आया, यह भी तत्पुरुष का हो जाएगा। अगर हमने आमरण पद लिख दिया, क्या लिख दिया, आमरण पद को लिख दिया, तो एक आ हुआ एक मरण हुआ। आ का मतलब तक होता है, मरण का मतलब मरना होता है, तो मरने तक अव्यय आ गया, तक अव्यय आया, कौन सा हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। पहला पद उपसर्ग भी है तो अव्ययी हो गया यह। तो अगर दो पद हैं तो वह बताएगा, पद बताएगा कि मैं किस समास का हूं, लेकिन अगर दो से ज्यादा पद आ गए तो मात्र वहां एक ही समास होगा, कौन, द्वंद्व समास होगा। कौन समास होगा, तो द्वंद्व समास होगा। अब इसके बाद आगे हम देखें और कुछ चीजों को बता रहे हैं आपको। जो समास में दो पद होते हैं तो पहले वाले पद को हम समास में पूर्व पद के नाम से जानते हैं। जो पहला पद होता है उसको क्या बोलते हैं, पूर्व पद के नाम से जानते हैं। यदि जो दूसरा पद होता है, बाद वाला जो पद होता है, उसको उत्तर पद के नाम से जानते हैं। उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम उत्तर पद के नाम से जानते हैं। अब यहां से हम भेद पर आपसे बात करेंगे और हम भेद आपको दो बताएंगे। पहला काम कि दो भेद से हम चर्चा करेंगे। भेद कितने होते हैं, तो चार पहले हम बताएंगे, लेकिन इसका आधार क्या होगा ये जान लीजिए। प्रधानता अथवा अप्रधानता, प्रधानता अथवा अप्रधानता है। प्रधानता अथवा क्या है, अप्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो चार भेद होते हैं। अभी मैं पूरे बिंदुओं को क्लियर करूंगा कि कैसे प्रश्न बनते हैं, क्या पूछा जाए तो क्या जवाब देना होगा। प्रधानता एवं अप्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के चार भेद होते हैं। ठीक है, ये किस आधार पर हैं, प्रधानता एवं अप्रधानता के आधार पर हैं। ये चार भेद हैं कौन कौन, इनको जान लेते हैं पहले। तो पहले हमारा आता है अव्ययी भाव समास। पहला कौन सा समास आता है, तो पहला हमारा अव्ययी भाव समास आता है। अगर हम दूसरे की बात करें तो जिसका नाम हमारा क्या मिलता है, तत्पुरुष समास मिलता है। क्या मिलता है मित्रों, तत्पुरुष समास मिलता है दूसरे का। अगर हम तीसरे के बारे में बात करें तो तीसरा हमारा द्वंद्व होता है। क्या होता है, द्वंद्व। इसमें देखें, इसकी वर्तनी बेहद महत्वपूर्ण होती है। जो देख रहे हैं द्वंद्व, तो ऐसे होता है, इसको हम बोलते हैं द्वंद्व समास बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, जो हमारा चौथा होगा जिसको हम बहुव्रीहि कहते हैं। यह भी वर्तनी में बहुत पूछा जाता है। बहुव्रीहि शब्द आता है। क्या आता है मित्रों, बहुव्रीहि शब्द आता है, तो ये हो जाता है हमारा बहुव्रीहि समास। ये प्रधानता एवं अप्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो चार भेद होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला हमारा आता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, तो जिसको कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। कर्मधारय समास तत्पुरुष का ही एक उपभेद होता है। तत्पुरुष समास का ही क्या होता है, एक उपभेद होता है। ठीक है, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तो तत्पुरुष समास का उपभेद कौन होता है, तो कर्मधारय होता है। और इसी कर्मधारय का एक और उपभेद होता है जिसको हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं, तो द्विगु समास के नाम से जानते हैं। जिसको हम किस नाम से जानते हैं, तो जिसे द्विगु समास के नाम से जाना जाता है। क्लियर है चीजें यहां तक। अब आगे देखें, यहां से क्या हमने लिखा, प्रधानता अथवा अप्रधानता। समास में मैंने पहली शर्त आपको क्या बताई कि दो पद रहेंगे और दोनों पद होंगे तो इनके साथ कंडीशन क्या क्या बन सकती है, इस चीज को समझिएगा कि अव्ययी भाव समास जो होता है इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए क्या कंडीशन है, आइए इनको हम देखते हैं। ठीक है, अव्ययी जो भाव समास होता है इसका प्रथम पद प्रधान होता है। कौन सा पद,
प्रथम पद प्रधान होता है। अगर प्रथम पद प्रधान हो गया तो द्वितीय पद क्या होगा? द्वितीय पद गौण हो जाएगा। द्वितीय पद क्या हो जाएगा? गौण हो जाता है, छिप जाता है। जब दो हैं पद, जब कितने पद हैं? दो पद हैं, अगर पहला प्रधान हो गया तो दूसरा अप्रधान होगा कि नहीं होगा? तो पहला पद प्रधान किसमें होता है? सीधे सीधे प्रश्न बनेगा कि प्रथम पद प्रधान किस समास में होता है? तो प्रथम पद हमारा अव्ययी भाव समास में होता है। किस समास का दूसरा पद गौण होता है? तब भी क्या बताएंगे? अव्ययी बताएंगे। जब गौण हो गया तो इसका मतलब है कि पहला वाला प्रधान रहा होगा, तो यह प्रधानता में पहला हो गया। अब तत्पुरुष में देखें कि तत्पुरुष समास में है क्या, कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद? दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कौन पद प्रधान होगा? दूसरा पद। तो द्वितीय पद क्या हो जाएगा? जब दूसरा पद प्रधान हो गया तो प्रथम पद क्या कहलाएगा उसको देख लीजिए, ठीक है। तो प्रथम पद गौण हो जाएगा। प्रथम पद क्या हो जाएगा? गौण हो जाएगा। जब दूसरा पद प्रधान हो गया तो पहला पद गौण हो जाएगा। अब आगे बढ़ें और चीजों को देखें। इस समास में ये जो कर्मधारय दिया है, कर्मधारय के लिए भी यही कंडीशन होगी और द्विगु समास के लिए भी यही कंडीशन होगी। इन दोनों के लिए यही कंडीशन होती है कि कर्मधारय समास का भी दूसरा पद प्रधान होता है और द्विगु समास का भी दूसरा ही पद प्रधान होता है। इसको लेकर के प्रश्न बनाया जा चुका है, किसी भी किताब में ये चीज दिया नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। किसी भी किताब में इस चीज को दे नहीं रखा कौन सा पद प्रधान होता है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि तत्पुरुष का भी दूसरा पद प्रधान होता है, तो कर्मधारय का भी दूसरा पद प्रधान होता है और साथ साथ द्विगु समास का भी दूसरा पद ही प्रधान होता है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं और चीजों को समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगली चीज को हम लोग समझ रहे हैं। देखें, द्वंद्व समास, इसमें पहला तो इसमें दूसरा। अब द्वंद्व समास में तीसरी कंड देखें, अगर ये पद प्रधान हुआ तो यह नहीं होगा, अगर ये प्रधान होगा तो यह नहीं होगा। दोनों कंडीशन हो गई। ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि दोनों पद प्रधान हो, ऐसी भी स्थिति आ जाएगी कि दोनों के दोनों पद प्रधान होंगे, कभी ऐसी भी आएगी कि दोनों के दोनों नहीं भी प्रधान होंगे। तो जो द्वंद्व समास होता है इसमें क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। जब दो ही पद थे, दोनों के दोनों क्या हो गए? प्रधान हो गए, तो उसे क्या कह देंगे? द्वंद्व समास। अगर दो से ज्यादा पद हैं तो जितने पद होंगे सबके सब प्रधान होंगे, पूरे के पूरे पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। आगे बढ़ते हैं, बहुव्रीहि समास देखते हैं। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि तीसरे पद की प्रधानता होती है, तीसरे पद की प्रधानता होती है। जब दो पद थे, दोनों के दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं रहा, तो जायज सी बात है कि कोई न कोई तीसरा ही पद प्रधान होगा। तो वही कंडीशन इनके साथ होती है। अब सुन लीजिए, पूरा स्क्रीन पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, चीजों को समझ लीजिए पहले, कि जिस समास का पहला पद प्रधान होगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? अव्ययी कहेंगे। पहली चीज तो यही है कि प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर समास को कितने भागों में बांटा गया? तो प्रधानता एवं अप्रधानता के आधार पर समास को कुल 4 भागों में बांटा गया। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अव्ययी कहते हैं। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष कहते हैं, उसे कर्मधारय भी कहते हैं, उसे द्विगु भी कहते हैं।
अगर तीनों के तीनों विकल्प में मौजूद हो तो पहले तत्पुरुष करना होगा। अभी मैं इसका भी एक आपको बहुत अच्छा सा ट्रिक बता रहा हूं कैसे करना है। इसके बाद द्वंद्व समास है। ये समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा और तीसरे में दोनों और चौथे में कोई नहीं। तो पहले में पहला पद प्रधान होगा, दूसरे में दूसरा। पहले पर कौन है? अव्ययी है, दूसरे पर तत्पुरुष है, तीसरे पर द्वंद्व है। द्वंद्व मतलब झगड़ा होता है। तो झगड़ा कब होता है? जब दोनों आपस में बराबर लड़ाई करने के योग्य होते हैं तभी लड़ाई होती है। नहीं तो पता चले कि एक भागने वाला हो और एक न भागने वाला हो तो लड़ाई नहीं हो सकती। दोनों में द्वंद्व का मतलब झगड़ा होता है। झगड़ा कब होगा? जब दोनों पक्ष अपनी शक्ति से लैस रहेंगे, अपनी शक्ति से पूरा का पूरा लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो इसमें इसीलिए दोनों पद जब प्रधान होंगे, दोनों पद लड़ने वाले होंगे तभी जाके लड़ेंगे, वैसे लड़ नहीं सकते। तो इसमें दोनों पद प्रधान होता है। आगे बात करते हैं बहुव्रीहि के बारे में कि इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है, बल्कि तीसरे पद की प्रधानता होती है। बल्कि किस पद की? तीसरे पद की। बहुव्रीहि समास के लिए जान लें इसका एक मुख्य बिंदु क्या है? इसे समास का राजा कहा जाता है। समास का राजा कहा जाता है। अगर पूछा जाए आपसे कि समासों का राजा किसे कहते हैं, तो समासों का राजा बहुव्रीहि समास को कहा जाता है। समासों का राजा किसको कहते हैं? बहुव्रीहि समास को। अब सुने, कुछ बिंदुओं को जान लें। आपके सामने कभी कभी कंडीशन ये आती है कि कोई ऐसा पद लिख दिया जाता है जिसमें कई समास होते हैं। कई समास होते हैं। अब इस चीज को मैं क्लियर करने जा रहा हूं, समझ लीजिएगा। वह क्यों और कैसे सही होते हैं, उनका कारण पहली बार मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं मित्रों। बाकी तो ऑफलाइन क्लास में सारी चीजें बता देते हैं। इसको ध्यान से समझना होगा। समास हम लोग पढ़ रहे हैं और मान लीजिए कि समास एक हमारा क्या है? पूरा परिवार है। समास क्या है? परिवार है। और परिवार में उनके बेटे कितने हैं? 4 हैं। परिवार में कितने बेटे हैं? 4 बेटे हैं। 4 बेटों में से तत्पुरुष का भी बेटा कौन है? कर्मधारय है। कर्मधारय का बेटा कौन है? दिगु है। लेकिन इन 4 भाइयों में से कुछ ऐसे भी पद होते हैं कि भले यह इनका लड़का कर्मधारय हो, यह नहीं कि इन्हीं के गुण को धारण किया होगा। हो सकता है कि इसकी प्रवृत्ति इन 4 भाइयों में से किसी के साथ मिल रही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जो कर्मधारय होता है उसकी कुछ समानता, कुछ गुणवत्ता किससे मिलती है? बहुव्रीहि से मिलती है। उसी प्रकार से जो द्विगु समास होता है इसकी भी कुछ न कुछ गुणवत्ता किससे मिलती है? बहुव्रीहि से मिलती है। जब कोई सामासिक पद आए प्रवेश करने के लिए, ध्यान देंगे कि जब कोई भी सामासिक पद पहले प्रवेश करने के लिए समास में आएगा, पहले समास है कि नहीं पद आएगा, तो पहले यह हमें देखना होगा कि उसमें कोई समास है कि नहीं है। पहली चीज, अगर वह आता है तो पहले अपना सगा ढूंढेगा। इसमें क्या करेगा? वह अपने सगे को ढूंढेगा। जैसे हमारा घर है, परिवार है, अगर हमारा कोई रिश्तेदार रहेगा, रिश्तेदार महोदय आएंगे, तो यदि उनसे मेरा नजदीकी का संबंध होगा तो वे पहले हमें ढूंढेंगे। अगर हम नहीं मिलेंगे तो हमारे लड़के को ढूंढेंगे। अगर लड़का भी नहीं मिला तो उसके लड़के को ढूंढेंगे। मतलब बाप की गैर मौजूदगी में बेटा ही वहां का मालिक होता है। तो समासों का राजा बहुव्रीहि है। अगर कभी इनके साथ और इनके साथ पद को लेकर के आपसे प्रश्न बने तो पहला काम कौन सही होता है? बहुव्रीहि होता है। अगर बहुव्रीहि नहीं है तब कौन होगा? कर्मधारय होगा। कर्मधारय नहीं है तब जाके द्विगु होगा। जैसे देखें
एक आध मैं उदाहरण बता रहा हूं, बाकी उदाहरणों की मैं चर्चा जब पढ़ाऊंगा तब करूंगा। जैसे हम यहां लिख दिए दशानन, हमने क्या लिख दिया? दशानन लिख दिया। पहला पद गिनती हो गया, दूसरा पद संज्ञा हो गया। द्विगु की भी परिभाषा यही होती है कि पहला पद क्या है? गिनती, और दूसरा पद संज्ञा प्रधान होता है। उसे हम द्विगु समास के नाम से जानते हैं। उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे हम लोग द्विगु समास के नाम से जानते हैं। अब पहले जब ये समासिक पद है, समास है कि नहीं, इसमें पहली चीज ये तो प्रवेश करेगा तो पहले इन चारों में से देखेगा कि किसके साथ इसका तालमेल है। तो हम देख रहे हैं दशानन का मतलब ही होता है 10 मुख वाला है, जो अर्थात तीसरे की ओर लेके जा रहा है। अगर बहुव्रीहि हो गया, इसमें समास कौन होगा? बहुव्रीहि होगा। कैसे होगा? वो जानिए, क्योंकि तीसरा अर्थ दे रहा है, बहुव्रीहि हो गया। अगर हम मान लेते हैं कि दशानन पद को ही दे दे और बहुव्रीहि दिया ही न हो विकल्प में, बहुव्रीहि विकल्प में दिया ही न हो, तब कहां जाएंगे? इसकी प्रवृत्ति अब किसके पास है? इस समासिक पद की। तो इसकी प्रवृत्ति हमारी द्विगु समास के पास है, इसलिए तब क्या होगा? इसमें द्विगु समास होगा। तब कौन समास होगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इसके तथ्य थे, ये कुछ बातें थी प्रधानता एवं अप्रधानता के आधार पर। यदि कभी समासों में कंफ्यूजन होने लगे कि बहुव्रीहि है कि कर्मधारय है कि द्विगु है, तो पहले आप किसका चयन करेंगे? बहुव्रीहि का, क्योंकि समासों का यह राजा होता है। ठीक है, पहले इसका आपको चयन करना होगा। अब हम आगे बात करेंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा बिंदु आता है, उस पर हम लोग बात करते हैं कि हमारा दूसरा बिंदु क्या है। इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं, आगे हम बढ़ते हैं और अगली चीज को देखते हैं। पुनः हम भेद ही लिखेंगे समास के। अब भेद कितने हो जाएंगे हमारे? अगर भेद की बात करें तो 6 होंगे। अब यहीं से सुन लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानता एवं अप्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। अगर सीधे पूछ लिया जाए कि समास के कितने भेद होते हैं, तो जवाब हमेशा 6 दीजिएगा। समास के भेद कितने हैं? 6। समास के प्रकार कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, अब आइए इन 6 प्रकारों के बारे में भी जान लेते हैं कि ये 6 हैं कौन कौन से, कैसे कैसे हैं। जो पहला हमारा होता है, कौन होता है? अव्ययी होता है। पहला कौन है? अव्ययी भाव समास। पहला हमारा कौन सा है? तो अव्ययी भाव समास है। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा कौन है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष, दूसरा कौन है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा हमारा द्वंद्व है। ये वर्तनी में बेहद इंपॉर्टेंट है, द्वंद्व समास है। ठीक, अगर हम चौथे की बात करें तो चौथे में हमारा बहुव्रीहि है। कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। अगर हम पांचवें के बारे में बात करें तो पांचवा हमारा कर्मधारय है। कौन सा है? कर्मधारय है। क्या है मित्रों? कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्मधारय समास है। अब इसके बाद यदि हम छठवें के बारे में बात करें, जो हमारा छठवां है, जिसको हम द्विगु समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विगु समास के नाम से जानते हैं। ठीक, इसका कौन सा पद प्रधान होता है? तो बताएंगे प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक, अगर इसका पूछा जाए तो कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वितीय होता है। अगर इस समास के बारे में बात करें, ऊपर और है देखें, अव्ययी भाव समास का कौन सा पद? तो प्रथम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष का कौन सा? तो द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वंद्व का दोनों पद प्रधान होता है। जबकि बहुव्रीहि का
कोई नहीं, कोई नहीं का मतलब कौन? तीसरा पद प्रधान होता है। अगर कर्मधारय की बात करें तो इसका भी दूसरा पद प्रधान होता है, और दिगु का भी कौन सा? तो दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, अब पहले प्रश्न यही से जान लीजिए कि अव्ययी पद में कौन सा समास है। इन समासों में भी बहुत से समास छिपे हुए हैं। पहले तो यही बनता है कि अव्ययी में कौन सा समास है। अव्ययी में कौन सा समास है? तो अव्ययी में जानते रहिएगा नय तत्पुरुष है। क्या है मित्रों? नय। क्या है उसको देख लें, नय। ठीक, नय तत्पुरुष समास है। इस पर भी हम आपसे बात करेंगे कि नय तत्पुरुष समास क्या होता है। बिल्कुल बारीकी से सीखेंगे हम लोग। नय तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष में कौन सा समास होगा ये जान लीजिए। तत्पुरुष समास में कौन सा समास होगा? अगर जैसे आपके सामने तत्पुरुष लिख दिया और पूछ दे कि इसमें कौन समास है, अव्ययी लिख दे और पूछ दे कि अव्ययी में कौन समास है, तो न व्यय, अ और अन दो ऐसे उपसर्ग होते हैं जिनसे बनने वाले पद नए तत्पुरुष समास के कहलाते हैं, अ और अन। इसके बाद जब हम दूसरे पर आते हैं, जो दूसरा हमारा तत्पुरुष है, तत्पुरुष। तत् मतलब उसका, पुरुष मतलब पुरुष, उसका पुरुष मतलब क्या हो जाएगा? तत्पुरुष में तत्पुरुष समास है। पहला काम, तत्पुरुष में कौन समास है? तो तत्पुरुष है। और तत्पुरुष में भी कौन सा है? तो तत्पुरुष में भी संबंध तत्पुरुष है। तत्पुरुष में कौन है? तो संबंध तत्पुरुष है। तत्पुरुष में कौन सा है? तो संबंध तत्पुरुष है। क्लियर है? तत्पुरुष में कौन है? तो संबंध तत्पुरुष समास है। अब इसके बाद बात आती है द्वंद्व में। तो द्वंद्व पद में कोई समास नहीं होता। अगर इसको दे दे, जैसे द्वंद्व लिख दे और पूछे इसमें कौन समास होगा, तो कोई समास नहीं होगा। इसके बाद बहुव्रीहि पर आते हैं। बहुव्रीहि को जान लीजिए कि बहुव्रीहि में कौन सा होता है। तो बहुव्रीहि में स्वयं बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि में कौन समास होता है? तो बहुव्रीहि में बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, बहुव्रीहि में कौन समास है? तो बहुव्रीहि। बहु मतलब बहुत अधिक या ज्यादा, व्रीहि मतलब धन होता है, चावल भी होता है। बहुत अधिक चावल है जिसके पास, तो कोई एक व्यक्ति होगा, विशेष व्यक्ति होगा, या सबसे ज्यादा जिसके पास धन है तो कोई न कोई विशेष व्यक्ति होगा, एक होगा। इसलिए बहुव्रीहि शब्द में क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। कर्मधारय में भी अगर देखिए, कर्म मतलब कर्मधारय मतलब धारण करना, गुण को धारण करना, तो गुण को धारण करना कर्मधारय कहलाता है। लेकिन द्विगु में जान लें कि द्विगु में कौन होगा? तो द्विगु में द्विगु समास होगा। द्विगु में कौन समास होगा? तो द्विगु समास होगा। ठीक है, द्विगु में कौन समास होता है? तो द्विगु में द्विगु समास होता है। अब इनकी कुछ चीजों को और हमें जानना है, जो समझना है। क्या क्या जानना है, एक एक के बारे में हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। एक एक के बारे में अब हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। सबसे पहले तो एक बिंदु मैं आपको और बताना चाहता हूं, वो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि कौन कौन सी जानकारी है। देखें, ये नोट है और इंपॉर्टेंट है, लिख दे रहा हूं। 1 से 9 तक की गिनती में कोई समास नहीं होता है। कोई समास नहीं होता है। ठीक, 1 से 9 तक की जो गिनती होती है, जैसे लिख दिया जाए 1 2 3 4 5, ऐसे लिख दिया जाए। कहां तक? 9 तक। तो इसमें कोई समास नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जिस
संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो तथा 9, 0 तथा 9 हो, 0 हो और 9 हो, तो वहां भी कोई समास नहीं होता है, कोई समास नहीं होता है। तो वहां भी क्या होगा, कोई समास नहीं होता है। यह बेहद इंपॉर्टेंट चीज है मित्रों कि जिस समास मतलब कोई गिनती पद आ जाए आपके सामने, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक यहां तक आ जाए तो इसमें कोई समास नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जिस संख्या का इकाई अंक, अब इकाई दहाई की बात करें, सैकड़ा में चले जाइए, जहां तक जाना वहां तक चले जाइए, तो जिस संख्या का इकाई अंक क्या दिया हो, 0, जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। जिस संख्या का इकाई अंक 9 दिया हो, जैसे 19 29 39 49, अगर ऐसे भी दे रखा है जिसके इकाई का अंक 9 हो तो वहां भी कोई समास नहीं होगा। बाकी आपकी जितने गिनती पद आ जाएं, लिख दे रहा हूं, बाकी सभी गिनती पदों में द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है। ये क्यों नहीं होगा ये भी जान लीजिए, क्योंकि एक पद हो जाते हैं। कितने पद बन जाते हैं, एक पद बन जाते हैं, तो एक पद में समास नहीं होगा, क्योंकि समास के लिए कितना होना चाहिए, 2 पद जरूरी है। ये तो देख ही रहे, एक एक पद लिखेगा, 1 2 3 4 5। अब इसके आगे गिनती लेते हैं, जैसे 10 हो गया, 10 के बाद एक हम पद ले रहे हैं 11। हमने क्या लिखा, 11। 11 ज्ञ का मतलब 1 होता है, र का मतलब 10। अरबी भाषा में र का अर्थ क्या होता है, 10 होता है। तो बनेगा कैसे विच्छेद कि 1 और 10, 1 और 10 कितना होता है, 11 होता है। ज्ञ मतलब 1, र मतलब 10, तो 1 और 10 क्या होगा, 11 होगा। और द्वंद्व समास में किसका, जो और है, यह समुच्चय बोधक पद का प्रयोग किया जाता है। अभी मैं आगे आपको बताता हूं कि समुच्चय बोधक जो पद होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से यह हमारा क्या हो जाता है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाता है। कौन सा समास हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब पहले भेद को हम लेते हैं आपके सामने और ध्यान से देखेंगे कि पहला भेद क्या है। पहला जो हमारा भेद है, मैंने आपको बता रखा कि पहला हमारा क्या है कि अव्ययी भाव समास है। पहले समास का नाम क्या है कि अव्ययी भाव समास है, ठीक है। पहला हमारा क्या है, अव्ययी भाव समास है। इसको देखिए क्या कहता है, परिभाषा क्या है कि जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है। पहली शर्त तो यह मैं आपको बता चुका हूं कि जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, अशेष जितने पद होंगे कि शेष पद क्रिया विशेषण, शेष पद क्रिया विशेषण
अव्यय होकर के, क्रिया विशेषण अव्यय होकर प्रयोग किए जाते हैं या प्रयोग होते हैं, प्रयोग किए जाते, ठीक है चीजें। तो ये समास में अव्ययी भाव समास की परिभाषा हुई। इसमें होगा क्या कि जिस समास का पहला पद प्रधान होगा और वह पद क्रिया विशेषण होकर के वाक्य में प्रयोग होगा। जैसे इसमें एक पद आपका संज्ञा भी रहेगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि दिन पद क्या है, हमारा संज्ञा है। इसी में जब हम प्रति जोड़ते हैं, उपसर्ग जुड़ा तो यह प्रतिदिन हो गया। अब यह वाक्य में जहां भी प्रयोग होगा तो किस रूप में होगा? क्रिया विशेषण के रूप में होगा। किस रूप में होगा यह? तो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखें कैसे हम कह सकते हैं कि वह प्रतिदिन, वह प्रतिदिन रामायण पढ़ती है। वह प्रतिदिन रामायण पढ़ती है। जो प्रतिदिन शब्द है इसका न लिंग परिवर्तित होगा, न वचन बदलेगा, न कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे वह रामायण पढ़ती है, चाहे यहां लिख दे सीता प्रतिदिन रामायण पढ़ती है। हमने क्या किया, इसकी जगह हमने सीता लिख दिया। सीता भी स्त्रीलिंग पद है, इसी जगह हम मोहन भी लिख देते हैं। तो क्या होगा, इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? वह प्रतिदिन रामायण पढ़ती है, सीता प्रतिदिन रामायण पढ़ती है, मोहन प्रतिदिन रामायण पढ़ता है। क्या इस पद पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? तो हम देख रहे हैं कि यह वाक्य में जो भी प्रयोग किया जाएगा, जहां भी प्रयोग किया जाएगा, हमेशा क्रिया विशेषण के रूप में यह प्रयुक्त किया जाता है। अब थोड़ी हम इसके पहचान को आते हैं, पहचान पर बात करते हैं। अब देखें पहचान क्या इसकी कहती है। पहचान में सबसे पहले जिसको हम लोग ट्रिक कहते हैं, तो पहले हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि इसकी ट्रिक क्या होगी और कैसे होगी। जैसे कहने के लिए तो कह दिया जाता है कि प्रथम पद उपसर्ग, प्रथम पद उपसर्ग बिल्कुल सही है कि पहला पद प्रायः उपसर्ग। ट्रिक का मतलब सहायक होता है। ये भी ध्यान रखेंगे कि जो हमारे ट्रिक होते हैं, ये ट्रिक क्या होते हैं? सहायक होते हैं। जितने भी ट्रिक पाए जाते हैं ये कहीं न कहीं केवल क्या होते हैं? सहायता का काम करते हैं, बाकी इनका कोई संबंध नहीं होता है। ये ट्रिक होती है। तो हमने कहा कि प्रथम पद उपसर्ग, लेकिन एक इसकी शर्त क्या होती है उसको भी जान लें। उस शर्त को देखें क्या कहती है? विशेष से विशेषण का संबंध न रहे। यह ध्यान रखना होगा कि विशेष विशेषण का संबंध न हो, विशेष से विशेषण का संबंध न हो। यह ध्यान रखना होगा कि कहीं किसी संज्ञा पद की विशेषता न बता रहा हो। यह आपको क्या ध्यान रखना है कि संज्ञा पद की विशेषता न बता रहा। कोई उपसर्ग दिया होगा, अव्ययी होगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन आती है। वह कंडीशन यह होती है कि किसी भी संज्ञा पद की वह विशेषता को प्रकट नहीं करेगा। चाहे कोई भी होगा, लेकिन उसकी विशेषता को प्रकट नहीं करेगा। जैसे देखें, एक मैं उदाहरण लेता हूं आपके लिए। जैसे हमने लिखा कुपुत्र, हमने क्या लिखा? कुपुत्र लिख दिया। अब पहला पद इसका हम देख रहे हैं कि क्या दिया है? उपसर्ग दिया हुआ है कु, और पुत्र क्या है? संज्ञा है। ठीक है, पुत्र क्या दे रखा? संज्ञा दे रखा। तो हम देख रहे हैं कि यह संज्ञा की क्या बता रहा है? विशेषता को प्रकट कर रहा है। क्या कर रहा है? संज्ञा की विशेषता को प्रकट कर रहा है, जिसके कारणवश इसको हम क्या कहेंगे? कर्मधारय कहेंगे, तब अव्ययी नहीं कहलाएगा।
अगर कोई उपसर्ग हो लेकिन वह संज्ञा की विशेषता को न बतला रहा हो, केवल उपसर्ग अव्यय की भांति काम कर रहा हो, तो वैसी जगहों पर आपका अव्ययी भाव समास होगा, दूसरा कोई समास नहीं होगा। क्लियर है चीजें यहां तक? इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, अभी इसमें कई चीजें आपको बतानी है, इसलिए इसको हम मिटा रहे हैं और आपसे बात करते हैं आगे के बिंदुओं पर। ठीक है, देखें आगे के हमारे पहला हमने बता रखा कि पहला पद क्या होता है, उपसर्ग होता है। दूसरा बिंदु क्या है कि प्रथम पद प्रधान भी होता है। पहला पद इसका क्या पाया जाता है, तो प्रधान भी पाया जाता है। अगर तीसरे के बाद में बारे में बात करें तो प्रथम पद प्रायः छोटा होता है। प्रायः क्या होता है, छोटा होता है। अगर चौथे की बात करें तो शब्दों की आवृत्ति, शब्दों की आवृत्ति अगर हो रही होगी, शब्दों की आवृत्ति में भी कौन होगा, तो शब्दों की आवृत्ति में भी आपका कौन सा पाया जाएगा, तो अव्ययी होगा। इसके बाद पांचवा हम आपको बता रहे हैं, नदियों के नाम के, नदियों के नाम के समाहार में, नदियों के नाम के समाहार में भी आपका क्या होता है, अव्ययी होता है। ये 5 चीजें हैं कि पहला पद उपसर्ग हो लेकिन किसी संज्ञा पद की विशेषता को न बता रहा हो, तो वहां आपका कौन होगा, तो अव्ययी होगा। पहला पद प्रायः क्या होगा, पहला पद प्रायः प्रधान होगा। प्रथम पद प्रायः क्या पाया जाएगा, छोटा पाया जाएगा। शब्दों की आवृत्ति में भी क्या होगा, अव्ययी होगा। नदियों के नाम का समूह बन रहा होगा तब भी क्या होगा, अव्ययी होगा। अब देखें समझें, जैसे मैंने लिखा प्रथम पद उपसर्ग, प्रथम पद हमने क्या लिखा, उपसर्ग। पहला उदाहरण हम लेते हैं इसके लिए, जैसे ऊपर लिख देते हैं प्रत्यक्ष, हमने क्या लिखा, प्रत्यक्ष। इसमें आप देख रहे हैं कि प्रति उपसर्ग होता है और अच्छी, और क्या होता है, अच्छी होता है। तो प्रति मतलब के सामने, अच्छी मतलब आंख, तो आंखों के सामने, आंखों के सामने प्रति उपसर्ग हुआ कि नहीं हुआ, तो उपसर्ग वाला नियम हमारा हो गया। इसी प्रकार प्रथम पद प्रधान को हम ले लेते हैं, जैसे एक उदाहरण हमने ले लिया, यथा, हमने लिखा यथा शक्ति। तो इसका जब आप विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो जितनी शक्ति होगी उसी के अनुसार तो होगा, तो इसीलिए पहला पद इसका क्या होता है, प्रधान होता है। प्रथम पद प्रायः छोटा की अगर बात करें, जैसे आमरण पद हमने लिख दिया, आमरण, तो इसमें आ होता है और एक पद मरण हो गया। इसी प्रकार से हमारा आजीवन भी होता है, आ और जीवन एक में है लेकिन आ अलग है और जीवन अलग है। आमरण है, आजीवन है, उपकुलम है, ठीक है। ऐसे बहुत ढेर सारे पद आपको मिलेंगे। इसके बाद अगर आवृत्ति की बात करें, जैसे आवृत्ति होता है मतलब एक ही शब्द को 2 बार, जैसे रातों रात पूछा जा चुका, ये पद है पूछा गया कि भागम भाग, ये पूछा जा चुका है मित्रों, भागम भाग, रातों रात, कानों कान, हाथों हाथ, दिनों दिन, ऐसे अनेकों पद हैं जो आपके लिए कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो जहां एक ही शब्द को बार बार दोहराया जाता है वहां आपका क्या होता है, तो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे रातों रात, कानों कान, दिनों दिन, धड़ाधड़, खटाखट, सटासट, फटाफट इत्यादि ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिनमें आपका कौन समास पाया जाएगा, तो अव्ययी भाव समास पाया जाएगा। नदियों के नाम के समाहार की बात करें तो किसी नदी का नाम दिया हो और पहला पद समाहार बनाने का मतलब गिनती हो, समाहार मतलब समूह, समूह कब बनेगा, जब गिनती रहेगी तब बनेगा। तो पहला पद क्या हो,
किसी गिनती का हो लेकिन नदी की नाम की गिनती बन रही हो। जैसे ये भी आपका पूछा जा चुका है। आपको पता होगा कि जो लिखित परीक्षा 2014 में हुई थी उसमें यह क्वेश्चन आया था, और क्या दिया था उसी को बता दे रहा हूं मैं। दिया था पंचगंगम। क्या दिया था? पंचगंगम पद को दे रखा था। ठीक है, उसने क्या दिया था? पंचगंगम पद को दे दिया था। पंच मतलब 5 और गंगम का मतलब गंगा, 5 गंगा। तो 5 गंगा नदियों का क्या है? समूह हो गया। तो जहां पहला पद गिनती हो लेकिन दूसरा पद किसी नदी का नाम हो, जैसे और उदाहरण के बारे में बात करें, जैसे हमने लिख दिया द्वि यमुना। क्या लिख दिया? द्वि यमुना पद को हमने लिख दिया। तो द्वि मतलब 2 होगा, यमुना मतलब यमुना। तो 2 यमुना नदियों का समाहार हुआ। तो बाद में ये नदी का नाम है और पहला पद गिनती है। तो ऐसे जगहों पर भी आपका क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। अगर यहां किसी नदी का नाम नहीं रहे, बाकी कोई पद दे देता है, समूह बन रहा होगा, तो वहां आपका द्विगु समास हो जाता है। तो ये रहा मित्रों हमारा आज का सेशन। हमने अव्ययी भाव समास पर आपसे चर्चा किया, समासों के बारे में जाना, और अब हम अगली क्लास में आपको और चीजें बताएंगे। तो आज के सेशन के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। नमस्कार।